नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद मीना। आज मेरे साथ हैं कैंसर एक्सपर्ट और नारायणा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर AK दीक्षित। इन दोनों जिस तरह से कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो लगता है कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ये क्यूरेबल नहीं है। इस बारे में बात करेंगे डॉक्टर AK दीक्षित से, क्या कैंसर क्यूरेबल है। और चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हूँ, तो क्या यहाँ पर कैंसर की डायग्नोसिस, इसके टेस्ट और इसके ट्रीटमेंट की फैसिलिटी किस लेवल तक की यहाँ उपलब्ध है, इस बारे में मैं बात करूंगी डॉक्टर दीक्षित से। सर, सबसे पहला सवाल ये, क्या वाकई आप बहुत सालों से कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या वाकई कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं? मीना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। पहले तो मैं नारायणा मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रिंसिपल ऑफिस में आपका स्वागत करता हूं। और मैं बताऊं आपको कि अब वस्तुतः धारणा बदल रही है। पहले लोग सोचते थे कैंसर का मतलब डेथ, ऐसा नहीं है। कैंसर ठीक होते हैं और निरंतर शोध जारी है, निरंतर नई दवाएं आ रही हैं, निरंतर नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ये प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है, इसलिए हम उसका एहसास नहीं कर पाते हैं जल्दी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों में खाली 20 से 30% कैंसर ठीक होता था, लेकिन अब आज की तारीख में लगभग 60 से 70% कैंसर ठीक हो सकते हैं, बशर्ते वो शुरू के स्टेज में हमारे पास आ जाएं। तो सारा फोकस हमारा ये है कि लोग शुरू के स्टेज में हमें दिखाने आएँ। सर, एक और बात, जैसे कि पहले अगर आज से 20 साल पहले देखें तो कुछ लोगों को समझ में आता था कि इनको कैंसर है, लेकिन जैसे आजकल, क्या आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए, क्या वाकई कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं? क्योंकि हर तरह का ओरल कैंसर या तमाम तरह के कैंसर हैं, क्या वाकई ये बढ़ रहा है और क्या इसकी वजह कुछ खान पान, ऐसे लाइफस्टाइल है? बिल्कुल, हमारी जो आदतें हैं, 1/3 कैंसर हमारी आदतों के कारण है। अब कानपुर में, जो कि पान मसाला गुटखा की राजधानी कहा जाता है, यहाँ पान मसाला गुटखा इतना ज़्यादा बिकता है, इतना ज़्यादा खाया जाता है कि लगभग 50% आबादी पान मसाला गुटखा खा रही है। इसकी वजह से हर साल 2000 लोगों को मुंह का कैंसर होता है कानपुर में। ये एक बड़ी समस्या है, ये एक बड़ी चुनौती है जिससे हम लोगों को निपटना पड़ता है। और लोग ठीक होते हैं अगर शुरू की स्टेज में आ जाते हैं। तो हम लोग इसी दिशा में काम कर रहे हैं कि किसी तरह से हम उनकी लाइफ स्टाइल बदल सकें, उनकी जीवन शैली बदल सकें। जैसे कुछ कैंसर हैं जिनमें कि खान पान का उसमें सावधानी बहुत आवश्यक है। जैसे पित्त की थैली कैंसर होता है, काफ़ी बढ़ा है इधर, क्योंकि जो हमारा फूड है जो पॉल्यूटेड है, एडल्ट्रेटेड है, पानी भी एडल्ट्रेटेड है। ये सब जो हम खाते हैं, ख़ास तौर से जो हमारा इनऑर्गेनिक खाद्य हैं, जिनमें फसलें होती हैं वहाँ पर, तो उनमें जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो चले जाते हैं हमारे आटे में, और वो चले जाते हैं तो पथरी बनाते हैं। पथरी अगर लंबे समय तक बनी रहे तो पित्त की थैली में पथरी का कैंसर बन जाता है। ये एक बड़ी समस्या है जो पिछले 20-30 साल में बढ़ी है, बेतहाशा बढ़ी है। तीसरा आंतों का कैंसर है। फास्ट फूड का चलन बहुत बड़ा है। फास्ट फूड, लोग सोचते हैं कि शाम को चलो कहीं खा पी आते हैं, मोमोज़ खा लिए, पिज्ज़ा खा लिया, ये सब खा लिया। ये क्या होते हैं ना, मैदा बहुत होती है, और ये मैदा जाके आंतों को ठीक से चलने में अवरोध पैदा करती है, और जब आंतें ठीक से चलेंगे नहीं तो वहाँ पर ये सड़ेगा सब, और उससे कार्सिनोजन पैदा होंगे, कैंसर कारक तत्व पैदा होंगे, वो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये फास्ट फूड का कल्चर जो है, ये संस्कृति है, ये हमारे कैंसर के लिए जिम्मेदार है। अभी WHO के कुछ आंकड़े आए हैं, पिछले वर्ष खास तौर से इन पर जोर दिया गया कि हमारी जीवन शैली में व्यायाम का बहुत महत्व होना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे व्यायाम करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना कम होती है। अल्कोहल से कैंसर होता है, अल्कोहल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। दूसरा, अनावश्यक एक्सरे नहीं कराना चाहिए। अनावश्यक एक्सरे कराने से भी जिस ऑर्गन का बार बार एक्सरे होता है वहाँ भी कैंसर होने की संभावना होती है। तो जीवन शैली में अगर बदलाव किया जाए तो निश्चित रूप से हम कैंसर में कमी ला सकते हैं। हम 1/3 कैंसर होने से रोक सकते हैं। कैंसर एक बीमारी नहीं है, 280 तरह के कैंसर होते हैं, हर अंग में अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। तो ये इतने सारे कैंसर हैं, जैसे भारत में हर साल करीब 18 से 20 लाख लोगों को कैंसर होता है। तो एक बड़ी संख्या है। अगर इसमें 1/3 हम कर लेंगे तो काफ़ी लोड कम हो जाएगा, और हमारे संसाधन हैं वो बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। जी।
सर जैसे ज़्यादातर जब हम कैंसर एक्सपर्ट से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि अगर हमें शुरुआती स्टेज में पता लग पाए, लेकिन सर ये बड़ा मुश्किल है। कैसे पता चले, किसी पेशेंट को कैसे एहसास हो कि उसे कैंसर हो रहा है ताकि वो अर्ली स्टेज में आपके पास आ सके? बहुत अच्छा सवाल है। अब हम लोग ये कहते हैं कि कैंसर में एनुअल चेकअप होना चाहिए। भाई कैंसर का डॉक्टर जो आपके नज़दीक है या जो एक्सपर्ट आपके शहर में अवेलेबल है, आप उससे संपर्क करिए कि साहब हम कैंसर के लिए अपना चेकअप कराना चाहते हैं। सारी जांचें करने की जरूरत नहीं है। हम उस व्यक्ति को देख करके, उसका परीक्षण करके, उसको खाली उसको एग्जामिन करके ये बता सकते हैं इन जांचों की आवश्यकता आपके लिए हो सकती है, जो आप इस समय करा लिए। जैसे उम्र बढ़ती है कुछ और जांचों की जरूरत पड़ सकती है, तो कुछ कम जांचों में काम चल सकता है और हम कैंसर को शुरू की स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो ये वार्षिक एनुअल चेकअप फॉर कैंसर इस समय टॉक ऑफ द डे है और हम लोग इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि खासतौर से 35 साल की उम्र के बाद तो जरूर करा लेना चाहिए। हालांकि बच्चों में भी कैंसर होता है और बच्चों में लेकिन जेनेटिक कैंसर होता है, तो बच्चों में जो जीन्स आते हैं तो उनके कुछ टेस्ट खासतौर से करने पड़ते हैं। अगर इतिहास है कैंसर का उसके इस परिवार में तो वहाँ बच्चों के लिए हमें जागरूक रहना पड़ता है। इस तरह महिलाओं में है, महिलाओं में अगर उनके ननिहाल साइड में कैंसर का इतिहास है तो उन महिलाओं को ज़्यादा जागरूक रहना पड़ता है। उनको ज़रूर 30-35 के बाद जो है कुछ खास जांचें होती हैं वो करा लेना चाहिए डॉक्टर को दिखा करके। सर जैसे आपने कहा कि एनुअल जांच करना चाहिए, हर साल आप जांच करवा लें कहीं कैंसर तो नहीं, लेकिन सर क्या जैसे शुरुआती स्टेज में किसी व्यक्ति को कैंसर शुरू हो गया है बॉडी में, क्या कुछ ऐसे सिम्टम, क्या कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जिससे कि पेशेंट को लगे कि नहीं ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, ताकि वो अर्ली स्टेज में आ जाए? कुछ ऐसे सिम्टम, ऐसे इंडिकेशन बताइए सर। चलिए, जैसे सबसे कॉमन कैंसर है मुंह का कैंसर। इसके मैं 3 लक्षण जो हैं जहाँ भी मैं अपनी वार्ता देता हूँ याद कराता हूँ लोगों को, और लगभग कानपुर में कई जगह मैंने लोगों को याद करा दिए हैं और कानपुरियों को याद हो गए हैं। जैसे कि अगर आपका मुंह पूरा नहीं खुलता, यानी 4 उंगलियाँ सीधे मुंह के अंदर नहीं जा रही हैं, तो कैंसर के डॉक्टर दिखाना है। अगर आपके गालों में या जीभ में भूरे या काले चकत्ते हैं या सफ़ेद चकत्ते हैं, तो कैंसर के डॉक्टर को दिखाना है आपको। तीसरा, अगर कोई भी घाव या छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो कैंसर के डॉक्टर दिखाना है। उसकी वजह यह है कि ये कैंसर, ये प्री कैंसर हो सकता है। कैंसर के पहले प्री कैंसर होता है और ये प्री कैंसर जब 15-20 साल बना रहता है तब वो कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम प्री कैंसर की स्टेज पकड़ सकते हैं, अगर ये चीज़ें हमने याद करा दी सबको, खासतौर से पान मसाला गुटखा खाने वालों को या उनके परिवारजनों को याद करा दी, तो वो लोग जल्दी आ जाएंगे हमारे पास और हम उन्हें कैंसर से निश्चित रूप से बचा पाएंगे, ठीक से उनका उपचार हो पाएगा। ये तो इसकी बात हुई। जैसे और कैंसर हैं, लंग्स कैंसर, ओवरी कैंसर, जैसे मैं महिलाओं में स्तन कैंसर की बात करूँ जैसे, तो वो काफ़ी कॉमन होता है महिलाओं में और करीब अगर देखा जाए 1000 में तो 10 महिलाओं को रिस्क होती है स्तन कैंसर होने की। तो उनके लिए हम कहते हैं कि कोई भी गांठ अगर आपको स्तन में महसूस हो तुरंत दिखाइए। उसके लिए हम स्वतः स्तन परीक्षण की विधि बताते हैं। उनको कहते हैं कि जब माहवारी जब आपकी समाप्त हुई हो उस समय स्तन की जो त्वचा है उसके नीचे टिश्यू होता है वो थोड़ा ढीला होता है, लूज़ होता है, उस समय गांठ को पकड़ना आसान होता है। तो बेस्ट पीरियड वो होता है कि पहले 7 दिन माहवारी समाप्त होने के बाद। उस समय अगर आप देख लें कोई गांठ और वो गांठ महसूस हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाइए। और छोटे हो सकता है छोटा सा अल्ट्रासाउंड से काम चल जाए, हो सकता है कि मेमोग्राफी की जाँच होती है उससे काम चल जाए और ये पता तय हो जाएगा कहीं कैंसर की गांठ तो नहीं है। ये बहुत सी गांठें कैंसर की नहीं होती हैं, कैंसर की गांठ है तो उसको कैंसर का डॉक्टर उसको जल्दी पकड़ सकता है। ये तो स्तन कैंसर की बात हो गई। जैसे खाना निगलने में परेशानी है, खाने की नली में कैंसर है, तो व्यक्ति को खाना निगलने में परेशानी, खाना निगलने में दर्द होगा, तो उस समय कैंसर के डॉक्टर दिखाने की आवश्यकता है। जैसे अनियमित रक्तस्राव कहीं से हो, पखाने के रास्ते से अगर रक्तस्राव अनियमित हो रहा है, पायल्स नहीं है, तो कैंसर के डॉक्टर जरूर दिखा लेना चाहिए। ऐसे ही महिलाओं में है, जब माहवारी बंद हो गई है उसके 4-5 साल बाद अचानक ब्लीडिंग होने लगे और बनी रहे बार बार हो, तो ये बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। तो इस सब के लिए जागरूक होना जरूरी है। सफ़ेद पानी शिकायत होती है, अक्सर महिलाएं सोचती हैं अरे ठीक हो जाएगी, बनी रहने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जागरूक होना जरूरी है। एक छोटा सा टेस्ट होता है, पेप स्मीयर कहलाता है, वो आप कैंसर डॉक्टर के पास आएंगे, वो मुश्किल 10 मिनट में हो जाता है। उसकी रिपोर्ट में पता लग जाता है कैंसर होने की संभावना तो नहीं है।
तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रति हमें लोगों को बताना है। जैसे सर में बहुत तेज़ दर्द हो और उल्टियाँ हों साथ में, नहीं आराम हो रहा दवा से, तो कैंसर के डॉक्टर को दिखा के एक CT स्कैन या MRI हो जाए तो ब्रेन कैंसर का पता लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे ये है कि अगर इस तरह के हम लोग संगोष्ठियाँ करते रहें, जागरूकता संगोष्ठियों का यही महत्व है कि आपके इसका चैनल का ये महत्व है कि आप बीच बीच में अलग अलग कैंसर पे अलग अलग संगोष्ठियाँ कराएं, ताकि उसके बारे में हम लोग थोड़े विस्तार चर्चा कर सकें। एक चीज़ ट्यूमर मार्कर कहलाती है, ये नई चीज़ आई है। क्या होता है, कोई कैंसर होता है तो रक्त में कुछ केमिकल बढ़ जाते हैं, उनको कहते हैं ट्यूमर मार्कर। क्योंकि कैंसर कुछ प्रोटीन्स बनाता है खास तरह की शरीर में, वो रक्त में आ जाती हैं। तो उन प्रोटीन्स का परीक्षण अगर हो जाता है तो हम कैंसर का पता, जैसे ओवरी का कैंसर है, अंडाशय कैंसर है, उसमें एक ट्यूमर मार्कर है CA-125। अगर वो रक्त में बढ़ गया है तो ओवेरियन कैंसर होने की संभावना रहती है। मतलब पहले ही पता लग जाएगा, खून की जांच से पता लग जाएगा, फिर उसका और परीक्षण कर लीजिए। ऐसे ही पित्त की थैली कैंसर है, उसमें एक ट्यूमर मार्कर होता है CA-19.9। अगर वो कर लिया गया तो पित्त की थैली कैंसर पता लग जाएगा, फिर और जाँचें कर लीजिए, आप कन्फर्म कर लीजिए। तो ये ट्यूमर मार्कर्स ने चीज़ें बड़ी आसान कर दी हैं। कुछ कैंसर्स में वो हम सिंपल रक्त का परीक्षण करके हम बता सकते हैं आपको कैंसर होने की संभावना है। सर जैसे कि आप कैंसर पे बहुत सालों से वर्षों से काम कर रहे हैं, मैंने देखा कि आप ओरल कैंसर पे आपने अभियान भी चला रखा है। सर जैसे कानपुर और आसपास के, क्योंकि यूपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है ये, सर जैसे कि आप अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, चेकअप कैंप, आप ये बताइए कि जो जिनको लग रहा है, जो पेशेंट ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित हैं और जिन्हें लग रहा है कि हाँ उन्हें कैंसर के कुछ सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, आपके कैंप कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं और उन्हें इसकी जानकारी कैसे मिले? क्या इन कैंप में उनका फ्री चेकअप होता है? जितने कैंप हम करते हैं उसमें फ्री चेकअप होता है और उसकी जानकारी हम लोग मीडिया के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं, प्रिंट मीडिया के द्वारा और बाकी और चैनल्स के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं कि उसमें विज्ञापन जाए। एक हफ्ते पहले से हम लोग विज्ञापन देना शुरू कर देते हैं और समय बता देते हैं, स्थान बता देते हैं। जैसे नारायणा मेडिकल कॉलेज में हम नारायणा मेडिकल कॉलेज में अंदर ही करते हैं मेडिकल कॉलेज के, ताकि जाँचें आसानी से हो जाएँ। और ऐसा करते हैं कि छुट्टी के दिन हम लोग करें ताकि लोग घर पे रहें और आ सकें छुट्टी वाले दिन। तो हमारा प्रयास होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने का, जोड़ने का, ताकि उस कैंप का उनको लाभ मिल सके। अगर मान ली कोई संभावना बनती है कैंसर की तो उसकी हम जाँचें उन लोगों को लिए करा देते हैं और वो बहुत से लोग इस तरह से इस कैंपों का फ़ायदा कैंसर में ख़ास तौर से होता है और कई लोग कैंसर रोगी जो हैं वो ठीक होते हैं कैंपों में आकर के। सर कोई जैसे कि लोग बड़े जो सेंटर्स हैं उनको लोग जानते हैं, मुंबई का लोग टाटा हॉस्पिटल जानते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल लोग जानते हैं, लेकिन सर कैंसर पेशेंट के लिए यूपी खास तौर पे और कानपुर यूपी, यहाँ पर इसके लेटेस्ट जांच की कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है और ट्रीटमेंट कहाँ, जो क्योंकि सर कैंसर में ये भी होता है कि चूँकि प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है तो काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट, तो जहाँ पे एक रीज़नेबल, एक सस्ता ट्रीटमेंट हो, अगर फ्री हो सकता है, कोई सरकारी हॉस्पिटल है, उसके बारे में बताइए और लेटेस्ट जांच विधि क्या है? जी, स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं अब कानपुर में। ऐसा कोई कैंसर की जांच या कोई उपचार नहीं है जो कानपुर में उपलब्ध ना हो। कैंसर का उपचार मुख्यतः 3 पद्धतियों से होता है, शल्य चिकित्सा, सर्जरी। तो कानपुर में अच्छे सर्जन उपलब्ध हैं, कैंसर के सर्जन उपलब्ध हैं जो खाली कैंसर की सर्जरी करते हैं। जैसे कैंसर रेडियोथेरेपी मशीनें चूँकि महंगी आती हैं, हर हॉस्पिटल लगा नहीं पाता है। जैसे यहाँ पर सरकारी तौर पर JK कैंसर अस्पताल में है, वहाँ लगभग फ्री रेडियोथेरेपी होती है। रिजेंसी ने प्राइवेट में रेडियोथेरेपी मशीन लगा रखी हैं, वहाँ कुछ पैसे लेके रेडियोथेरेपी होती है। तो रेडियोथेरेपी की सर्वोत्तम सुविधाएं अब कानपुर में उपलब्ध हैं, प्राइवेट में भी और सरकारी स्तर में भी। चूँकि मैं JK में डायरेक्टर था तो मैंने ये सुनिश्चित किया था कि रेडियोथेरेपी की सर्वोत्तम सुविधाएँ हों वहाँ पर, और इस समय वहाँ सर्वोत्तम सुविधाएँ हैं और लोग JK में जाएँ, वहाँ सबसे अच्छी रेडियोथेरेपी उपलब्ध है बहुत कम दाम पर, ऑलमोस्ट ना के बराबर। तीसरा जो उपचार तरीका है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ कैंसर की दवाएं होती हैं, 200 दवाएं होती हैं। उन दवाओं को, कुछ दवाएं खाने वाली होती हैं, कुछ दवाएं ग्लूकोज में डाल के लगाई जाती हैं। तो ये दोनों सब दवाएं उपलब्ध हैं कानपुर में, ऐसी कोई दवा नहीं। और इनको देने वाले, इनका इस्तेमाल करने वाले उपलब्ध हैं। जैसे कीमोथेरेपी का काम मैं खुद ही करता हूँ क्योंकि मैंने कीमोथेरेपी की इंग्लैंड में विशेष ट्रेनिंग प्राप्त की है उस वजह से, और रेडिएशन का मैं एक्सपर्ट हूँ। तो ये दोनों काम जो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो मेरी स्पेशलिटी है।
जो सर्जन्स हैं कैंसर के, उनके मैं बराबर संपर्क में रहता हूँ। उनके मरीज मेरे पास आते हैं रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के लिए, मेरे पेशेंट सर्जरी के उनके पास जाते हैं। तो ये आपस में एक तालमेल बैठाना पड़ता है। जैसे जांचों के डॉक्टर हैं, यहाँ जांच के बहुत अच्छे डॉक्टर उपलब्ध हैं। जैसे डॉक्टर MP मिश्रा हैं, डायरेक्टर थे अभी कैंसर अस्पताल कुछ दिनों पहले, वहाँ पे जांचें करते थे, बहुत अच्छी जांचें करते थे। अब उन्होंने अपनी लैब डाली हुई है यहाँ कानपुर में, और वो कैंसर की जांच सुई डाल के छोटा खरोंच की जांच कर देते हैं, और बायोप्सी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, काटना पीटना भी नहीं पड़ता है, और बता देते हैं कैंसर है, और रिपोर्ट 3-4 घंटे मिल जाती है। सर एक कोई नई आप बता रहे थे, पेट स्कैन बता रहे थे, उसके बारे में बताइए, जो कैंसर की नई जांच विधि जो बहुत आसानी से डायग्नोस हो सके कि हाँ भाई ये कैंसर है, किस स्टेज में, ताकि इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू हो सके। पिछले 5 सालों में ये पद्धति बहुत लोकप्रिय हुई है पूरे देश में। मशीन महंगी है, 10 करोड़ की आती है, हर कोई लगा नहीं पाता है। जैसे अभी सरकार में जगह कैंसर अस्पताल भी नहीं लग पाई है, प्रक्रिया में है। सर ये जो है स्कैन कहाँ कहाँ हो रहा है? हाँ, ये हमारे शहर में भी हो रहा है, रीजेंसी हॉस्पिटल कर रहा है, महंगा है, 24,000 टेस्ट की कीमत है। लेकिन इसके फ़ायदे बताऊँ मैं आपको। इसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें कुछ दवा होती है, वो दवा कैंसर सीकिंग एरिया में पहुंचती है। जहाँ जहाँ कैंसर होगा वहाँ वो दवा जाएगी, और जब मशीन पे मरीज़ को लेटाया जाएगा तो एरिया रेड ग्लो करता है। हम कैंसर को मशीन के मॉनिटर में पहचान लेते हैं कि इस एरिया में इसके कैंसर है, उसके फोटोग्राफ ले लिए जाते हैं। और ये खाली डायग्नोसिस काम नहीं आती है, ये ट्रीटमेंट में काम आती है। जैसे पेशेंट का इलाज करा, कीमोथेरेपी दी जहाँ जहाँ कैंसर है, उसका आधार पर पेट CT करा तो पता कैंसर कितना ठीक हो रहा है, कितना कंट्रोल हो रहा है। फिर जब जो ठीक हो गए उनको साल में एक बार हम पेट CT कर लेते हैं, उससे ये पता लगता है कि ये पूरे ठीक चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। 5 साल तक अगर कैंसर वापस नहीं आता है तो फिर ये मान लिया जाता है कि आदमी ठीक हो गया है, कैंसर के वापस आने की संभावनाएं लगभग नगण्य हो गई हैं। सर ये तो आपने एक जांच की विधि बताई कि जो तुरंत आइडेंटिफाई कर ले रहा है कि बॉडी में कहाँ का, क्या ऐसी मेडिसिन भी कुछ नई डेवलप हुई है जो सीधे अफेक्टेड एरिया को ट्रीट करें? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। मैंने बताया 200 दवाएं हैं, और हर कैंसर के लिए अलग अलग दवाएं हैं। अब कुछ दवाएं ऐसी आई हैं जिनको कहते हैं रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी। उसमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, वो इंजेक्ट करे जाते हैं ब्लड में, और वो वहाँ जाते हैं जहाँ कैंसर है, और कहीं नहीं लॉज करेंगे, वो वहीं जाके कैंसर को डिस्ट्रॉय करेंगे। जैसे हड्डियों में फैल गया है कैंसर, बहुत ज़्यादा दर्द है मरीज़ को, तो हम वो इंजेक्शन लगाएंगे, और वो इंजेक्शन में जो रेडियो आइसोटोप है वहाँ जाएगा जहाँ हड्डियों में जहाँ जहाँ फैला है कैंसर, और वहाँ जाके वो दर्द को समाप्त कर देता है बिल्कुल, और कैंसर को कंट्रोल कर देता है। ये नई पद्धति है जिसको कहते हैं रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी, और ये भी रेडिएशन न्यूक्लियर मेडिसिन के परव्यू में आती है। ये मेरी भी स्पेशलिटी है, मैंने इस पर काम किया हुआ है। तो इस पर बहुत काम हो रहा है आजकल कि हम वहीं हिट करें जहाँ कैंसर है, हम नॉर्मल टिश्यू को नुकसान ना पहुँचाएँ, नॉर्मल एरिया को बिल्कुल नुकसान ना पहुँचाएँ। तो अब कोशिश ये हो रही है कि हम चीज़ को करेक्ट करें। अब चीज़ ज़्यादा काटने पीटने की ज़माना नहीं है कि पूरा बड़ा सा ऑर्गन काट दिया, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया। अब ब्रेस्ट को पूरे निकालने की जरूरत नहीं है, एक छोटी गांठ है निकाल दी और पूरा इलाज कर दिया, ब्रेस्ट यूँ करते हुए। ऐसे ही और ऑर्गन है, हमें बच्चेदानी को निकालने की आवश्यकता नहीं है। रेडिएशन थेरेपी से, कीमोथेरेपी से बच्चेदानी का कैंसर पूरा ठीक हो जाता है। कई जगह अब सर्जरी, मिनिमम सर्जरी का ज़माना है, और धीरे धीरे हम जहाँ बढ़ रहे हैं जिस दिशा में, वो है कि जो प्रॉब्लम है शरीर के अंदर उसको हम करेक्ट कर दें। अब हम करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पहले डिस्ट्रक्शन की तरफ थे कि कैंसर को डिस्ट्रॉय करना है। अब हम कैंसर में कैंसर की जो प्रॉब्लम शरीर में उसको कैसे करेक्ट कर दें। कुछ रिसेप्टर होते हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं, तो हम उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं दवाओं से, तो कैंसर बढ़ना ही बंद हो जाता है, कैंसर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो अब इस दिशा में जा रहे हैं हम। तो हम डिस्ट्रक्शन से शुरू हुए, हम सर्जरी हुआ करती थी, बहुत बड़ी सर्जरी हुआ करती थी, पूरा यहाँ से जबड़ा निकाल दिया, पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया, बड़ी डरावनी सर्जरियाँ हुआ करती थी, लोगों के चेहरे विद्रूप हो जाते थे, स्त्रियाँ परेशान होती थी, अरे ब्रेस्ट निकल गए, कि उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता था, बच्चेदानी निकल गई तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता था, मेल का अगर लिंग काट दिया गया तो उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता था। अब ये इन चीज़ों की अब नहीं होते हैं ये। अब हम लोग इतना सब चीज़ बचा लेते हैं, कैंसर पेनिस में पेनिस बचा लेते हैं, बच्चेदानी कैंसर में बच्चेदानी बचा लेते हैं, ब्रेस्ट में ब्रेस्ट की थोड़ी गांठ निकलती है, पूरा ब्रेस्ट बचा लेते हैं। तो अब ज़माना जो है सेव करने का है, हाउ टू सेव द ऑर्गन, उस पर काम हो रहा है। और धीरे धीरे ये भी इतना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे हम लोग
करेक्शन पे जाएंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करने की बात हो रही है कि वो दवाएं वहीं हिट करें जहाँ पर कैंसर है। पेशेंट ठीक हो जाता है कैंसर से, तो क्या वो वाकई 100% ठीक होता है या कुछ दिनों बाद फिर वो रीअकरेंस हो जाता है कि नहीं? देखिए, कैंसर जब दिखता है हमको तो बॉडी में 10⁹ सेल्स होती हैं, तभी दिखता है। और जब उसके नीचे चली जाती हैं सेल्स तो नज़र नहीं आता है। पेट सीटी से नज़र आएगा, लेकिन वैसे आँखों से नज़र नहीं आएगा। तो कैंसर एक तरह से डोरमेंट हो गया है इससे, तो हमें बड़ा सक्रिय रहना पड़ता है कि उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए। और हम ऐसे ही कोशिश करते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट करें कि वो जड़ से ख़त्म हो जाए। और हर साल हम उसको बुलाते हैं फॉलोअप के लिए। मतलब पहले साल तो हर महीने बुलाते हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ा देते हैं, और 5 साल तक कैंसर वापस नहीं आया है तो ये मान लीजिए फिर कैंसर को वापस नहीं आना है, कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। तो ये है कि 5 साल का एक पीरियड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है, और उसमें हमें डॉक्टर के क्लोज फॉलोअप में रहना। भाई बहुत से पेशेंट नहीं आते हैं, ठीक हो गए, घर बैठ गए, अरे डॉक्टर साहब हम तो ठीक हो गए थे, फिर आते हैं बदला हमारे से लेकर के आए। तो हम वो नहीं चाहते, क्योंकि वापस हुआ कैंसर ठीक करना और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम कैंसर को वापस आने ही नहीं देना चाहते। बराबर उसमें पेट सीटी की जांच है, कुछ दवाएं हैं जो बराबर चलती हैं, और 5 साल तक अगर कैंसर नहीं आया तो समझ कैंसर ठीक हो गया। तो यानी कि जैसा कि सर आपने बताया कि एक तो आप लोग कैंप करते रहते हैं जहाँ पर पेशेंट आके अपना फ्री चेकअप करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि उन्हें और कंसल्टेंसी जिसे कहते हैं। सर सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ अवेयरनेस। जैसे मान लीजिए आपको लग भी रहा है कि आपको कैंसर है, लेकिन अब कौन बताए कि है कि नहीं है, या जाँच करानी तो कौन सी जाँच कराए। तो सर जो आप ये कैंप लगाते हैं, इसकी जानकारी के लिए मैं फिर एक बार पूछूंगी कि बहुत सारे जैसे कैंसर पेशेंट है वो जानना चाहेंगे कि मान लीजिए उनका ट्रीटमेंट कहीं और भी चल रहा है, लेकिन वो एक बार फिर से वो आपसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं कि भाई कि सर आप बताइए कि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो सही डायरेक्शन में चल रहा है, या बहुत सारे पेशेंट के सवाल डाउट्स होते हैं, तो लोग कैसे आपको अप्रोच करें? या आपको मेरा नंबर फ्लैश कर दीजिए अपने उस पे चैनल पे, और मेरा नंबर बहुत से लोगों के पास है जो मेरे परिचित हैं, वो बताते रहते हैं, वो बांटते रहते हैं नंबर, और मेरा बहुत फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें राय लेनी है, और लोगों को बुला लेता हूँ। जो सरकारी जगह आना चाहते हैं सरकारी जगह बुला लेता हूँ, जो हमारे और जगह आना चाहते हैं प्राइवेट में वहाँ बुला लेते हैं। डिपेंड करता है कि कैसे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। सर कोई अभी रिसेंटली कैंप लगने वाला है आपका? हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी अक्टूबर के महीने में एक कैंप। अच्छा। और वो कैंप लगेगा तो आपको सूचित करेंगे। जी, तो ये एक अच्छी बात है कि डॉक्टर ए.के. दीक्षित कह रहे हैं कि अब अक्टूबर में कैंप लगने वाला है कैंसर पेशेंट के लिए। तो आपको कोई किसी तरह का अगर कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको कंसल्टेंसी लेनी है, आपको सलाह लेनी है, या आपको कोई सिम्टम लग रहा है, आपको लग रहा है कि जांच कौन सी करवाएं, कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं, और ये जो कैंप होते हैं सर के पूरी टोटली फ्री होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। और जैसे कि सर ने कहा कि हर लेवल का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कानपुर जैसे शहर में जे.के. कैंसर इंस्टीट्यूट है। सर कुछ यूपी के और इलाकों का बताइए, कहाँ कहाँ जैसे सरकारी ट्रीटमेंट कहाँ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अलग दूसरे शहरों से होंगे, वो जानना चाहेंगे कि आखिर वो जो नियरेस्ट शहर पड़ रहा है वहाँ पर कैंसर का कौन सा बड़ा हॉस्पिटल है। मैं बताता हूँ आपको, जब डायरेक्टर था जे कैंसर अस्पताल में, तो लखनऊ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। तो उस समय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, मुझसे बोले कि लखनऊ में मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल प्लस बनाना है, मतलब उससे भी बेहतर हॉस्पिटल बनाना है। तो हमने कितनी ज़मीन देंगे, तो बोले कि 12 एकड़ ज़मीन है। हमने कहा उसमें नहीं बनेगा, 100 एकड़ ज़मीन की व्यवस्था कर दी आप, तो हम ब्लूप्रिंट बना देंगे उसका। तो उन्होंने फिर 100 एकड़ ज़मीन की व्यवस्था की, और वहाँ लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल बना, और वो फंक्शनल हो गया है, और वहाँ पर लेटेस्ट मशीनें आ रही हैं, और एक दिन वो कानपुर क्या विश्व का सबसे अच्छा कैंसर अस्पताल होगा। तो अभी वो सर फंक्शनल है? फंक्शनल होगा। कहाँ पर है वो सर? वो चक गंजरिया एक जगह है, अच्छा। सुल्तानपुर रोड पर, वहाँ पर ये बना है। और हाँ गवर्नमेंट का है, 100 एकड़ ज़मीन में है, और वहाँ पर बिल्कुल कहना चाहिए सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ जुटाने का प्रयास किया गया है। इस तरह जब वहाँ बन गया, वहाँ ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, तो अखिलेश यादव बोले कन्नौज हमारी वो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ हम कुछ करना चाहते हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, वहाँ कैंसर हॉस्पिटल बन जाएगा क्या? हमने कहा उसका हम छोटा वर्जन बना देते हैं, ब्लूप्रिंट ने दिया आपको। और लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल, वो कन्नौज में पूरा कैंसर हॉस्पिटल तैयार है, खाली मशीनें आनी हैं। 90 करोड़ का बजट है मशीनों का, वो अभी जैसे ही मिल जाएगा तो आप देखें 5 मंजिला सेंट्रल एयर कंडीशन हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बना खड़ा है कन्नौज में।
और वो भी जब शुरू हो जाएगा तो उस क्षेत्र के लोग वहीं अपना इलाज करा लेंगे। क्या लखनऊ सर, जैसे अभी कन्नौज में तो देखिए पेशेंट को ट्रीटमेंट और डॉक्टर तुरंत चाहिए, तो कन्नौज में तो बना अभी अच्छी जानकारी आपने शेयर की हमसे, लेकिन लखनऊ में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल, लोग जाते हैं डॉक्टर्स वगैरह शुरुआत available हो है गई, वहाँ पे? शुरुआत हो गई है। क्या नाम है इस हॉस्पिटल का? उसका नाम है लखनऊ सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल। अच्छा हाँ, अच्छा, ये लखनऊ मेन सिटी में ही पड़ जाता है? मेन सिटी में अच्छा, है। तो एक तो लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल है, बिल्कुल। और सर यूपी में कहाँ कहाँ है? एक और कानपुर में जेके कैंसर इंस्टीट्यूट हो गया। एक बनारस में टाटा ग्रुप की मदद से बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल आया है। अच्छा बहुत अच्छा हॉस्पिटल आया है, और वो टाटा ग्रुप पूरा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। वो उसमें नरेंद्र मोदी ने पर्सनल इंटरेस्ट लिया, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हमारे योगी जी ने भी उसमें पूरा अपने संसाधन जुड़ा दिए। तो इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छा इलाज कर रहा है बनारस में बनारस के अंदर है? यीशु के अंदर। अच्छा, तो ये आया गोरखपुर में, वहाँ पर भी अब एक एम्स बन रहा है, वहाँ कैंसर की फैसिलिटी आ जाएंगी। प्राइवेट में वहाँ पे 2 कैंसर फैसिलिटी हैं गोरखपुर में। एक पोद्दार जो कल्याण ग्रुप है, उनका हनुमान प्रसाद पोद्दार के नाम पर उन्होंने बनाया है, कल्याण ग्रुप ने, जो पत्रिका निकलती है कल्याण की, गीता प्रेस गोरखपुर की, तो उनका बहुत अच्छा हॉस्पिटल चल रहा है। एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर चतुर्वेदी A.K. चौधरी, उनका प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो गोरखपुर में भी ट्रीटमेंट हो रहा है। आगरा के मेडिकल कॉलेज में कैंसर उपचार की फैसिलिटीज़ हैं, झांसी मेडिकल कॉलेज में कैंसर उपचार की फैसिलिटीज़ हैं, मेरठ मेडिकल कॉलेज में कैंसर उपचार की फैसिलिटीज़ हैं। तो कैंसर फैसिलिटी दिनों दिन बढ़ रही हैं। बरेली में कैंसर उपचार की फैसिलिटीज़ हैं, बरेली में तो एक पूरा एक कैंसर हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड हाँ, हॉस्पिटल। डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, केशलता कैंसर हॉस्पिटल के नाम से। तो फैसिलिटी दिनों दिन बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी, क्योंकि ज़रूरत है, और जो वर्कलोड है वो हमें उसको टैकल करना है। बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका ये जो कैंसर केयर आपका कैंप लगेगा। जी, जरूर लगेगा। संभावना है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे हम लोग करेंगे। अच्छा। और अगर फाइनलाइज हो गया, नहीं तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अक्टूबर में डेफिनेटली ये कैंप होना है हमारा। ओके, तो ये थे डॉक्टर A.K. दीक्षित, जो कैंसर एक्सपर्ट हैं, बता रहे हैं कि यूपी में कहाँ कहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है फैसिलिटी कैंसर ट्रीटमेंट की। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस शुरुआती स्टेज में आपको पता लग जाता है तो ये पूरी तरह 100% क्योरेबल है। जल्दी ही कानपुर में भी एक कैंप लगने वाला है, जहाँ पर आपको फ्री कंसल्टेंसी और आपको अवेलेबल होगा, जहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि आपको आपका कैंसर किस स्टेज में और आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कैंसर से संबंधित कोई ट्रीटमेंट या कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। आप देखते रहिए हेल्थ शो विद मीना।